नमस्ते। खेलों की बात चली है और खेलों का मौसम है। ओलंपिक हाल ही में खत्म हुए हैं और बहुत सारे लोग हमारे जहन में अभी भी बसे हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए मेडल जीते हैं। तो क्यों ना आज हम उन्हीं खेलों से जुड़ी हुई बात पर चर्चा करें और एक ऐसे शख्सियत से मिलते हैं जो कि खेलों की दुनिया से ही आते हैं और उनका स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। बस थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आदेश जी, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया, बस आप उसको क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिए। नमस्ते। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। नमस्ते इंदु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने सोचा कि खेलों की इस वक्त माहौल पूरा स्पोर्ट्स का है। ओलंपिक खत्म हो गए, अभी तक जो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबका अवगत हो रही है, उनको जगह जगह बुलाया जा रहा है और अभी तक उनके बारे में बातें हो रही हैं। तो आदेश जी, आप खेलों की दुनिया में कई सालों से जुड़े हुए हैं और जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होता है उसके एक जाने माने आपका नाम है। तो थोड़ा सा मुझे बताइए पहले तो कि जो इस बार ओलंपिक हुए उसमें अगर भारत की हम उसकी पोजीशन की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, पूरा देश बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है कि भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें ओलंपिक्स के इतिहास में, क्योंकि साल 1900 में पहली बार भारत ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि एक अंग्रेज एथलीट थे, उन्होंने 100 मीटर और 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स में सिल्वर मेडल जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि 121 साल पहले भारत ने ओलंपिक्स में ऑफिशियली पदक जीते थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से भारतीय नहीं माना जाता। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि एथलेटिक्स में, जैसे कि मिल्खा सिंह चौथे नंबर पर रहे, पीटी उषा चौथे नंबर पर रही, तो अब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जिस तरह से स्वर्ण पदक जीता, तो ये एथलेटिक्स की दुनिया का पहला पदक था। इसके अलावा निशानेबाजी में तो सभी जानते हैं कि स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था साल 2008 में। इसके अलावा हॉकी में बात की जाए तो 1928, 1932, 1936, उसके बाद 1948, 1952, 1956 लगातार 6 गोल्ड मेडल। उसके बाद फिर 1964 में ही जब जापान में टोक्यो शहर में ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ स्वर्ण पदक जीता था। 1980 मॉस्को, और आखिरी बार वो स्वर्ण पदक था। तो इस बार 41 साल बाद कांस्य पदक आया है हॉकी में, और लवलीना बोरगोहेन के रूप में कांस्य पदक मिला है हमें, जो कि मुक्केबाज हैं। तो विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम के बाद ये तीसरा पदक है। कुश्ती की बात की जाए तो रवि दहिया ने रजत पदक जीता। इससे पहले सुशील कुमार ने लंदन में रजत पदक जीता था, और इससे पहले उन्होंने बीजिंग में कांस्य पदक भी जीता था। तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, और रियो में उन्होंने रजत पदक जीता था। तो सुशील कुमार और पीवी सिंधु भारत के 2 ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में 2 पदक जीते हैं। एक तरह से एक ही जैसी कामयाबी। और इसके अलावा जो भारतीय महिला हॉकी टीम है वो तो खैर चौथे पायदान पर रही। तो कुल मिला के ये जो बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीता, और मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने विमेन्स वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले कांस्य पदक कर्णा मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स में 2000 में जीता था। लेकिन जी। 126 के करीब एथलीट गए थे, तो उन्हें देखते हुए ये संख्या बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10-15 मेडल होते तब जस्टिफाई होता। लेकिन भारत को संतुष्ट रहने की आदत है, और कहा जाता है कि शरद जोशी, जो कि बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, जी। 1964 में जब भारतीय टीम ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता तो सिर्फ एक पदक था, तो उन्होंने व्यंग किया था कि भारत तो साधु संतों का देश है, इसे सोने चांदी और कांसे से क्या लेना देना। तो देखिए, हम इतना जश्न मना रहे हैं, करोड़ों रुपए इनाम भी दे रहे हैं, लेकिन हम जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च नहीं करेंगे, तब तक हम कभी रियो ओलंपिक्स में मिले 2 पदक से खुश हो जाएंगे, कभी बीजिंग में मिले 3 पदक से खुश हो जाएंगे, कभी लंदन में 6 पदक से, और एक कदम आगे गए हैं तो 7 खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत लंबा सफर कामयाबी का तय करना है। बस मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आपने अपना करियर शुरू किया एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तब और आज एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट,
तो ये बहुत लंबा समय है, तो इस दौरान जो बदलाव हुए उसको आप किस तरह से बताएंगे? देखिए इंदु जी, इत्तेफाक से आप भी आकाशवाणी में पिछले 30 साल से हैं, बीबीसी में भी पिछले करीब 20 साल से हैं, और बहुत सारे माध्यम में आपने काम किया है। आप न्यूज़ चैनल से भी जुड़ी रही हैं, आपने जामिया मिलिया से भी कोर्स किया है। तो हमारे ज़माने में वो सब चीज़ें नहीं होती थी। हम थोड़ा पुरानी पीढ़ी के हैं, और जब हम और आप जर्नलिस्ट के दौर में थे तो वो रेडियो का ज़माना था, अखबार का ज़माना था, टेलीविज़न धीरे धीरे उदय हो रहा था, और जी। टेलीविज़न के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन था, और डीडी स्पोर्ट्स भी काफ़ी समय बाद आया। तो वहाँ पर काफ़ी सीमित संसाधन थे, और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो अलग तरह की थी। लेकिन आज आप देखिए कि तमाम तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। कौन सोच सकता था कि हम घर में बैठकर भी आपस में इंस्टाग्राम पर इस तरह से चर्चा कर सकते हैं, और फिर फेसबुक है, और फेसबुक लाइव भी बहुत है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने अपने अगर बात करें जिस तरह से बहुत सारे मीडिया हैं जहां पर उन्होंने अपने ही चैनल खोल रखे हैं, और आज गूगल के माध्यम से अगर सर्च किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमें लाइव भी देखने को मिल जाती हैं। और जो दौर है वो बहुत ही तरह से बदल गया है। आप भी इस बात को समझ पा रही हैं। आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, लेकिन समय इतना तेजी से बदल रहा है कि मुझे लगता है कि शायद वो भी समय की रफ्तार के साथ दौड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे समय में एक स्थिरता थी। हम सुबह आराम से उठते थे, चाय के कप के साथ अखबार पढ़ते थे, लेकिन आज सामने टेलीविजन पर भी नजर होती है, और इसके अलावा हमारे हाथ में मोबाइल भी होता है, हम फेसबुक भी देख रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गूगल के माध्यम से देखते हैं, और वीडियो के जमाने हैं। तो बहुत बदलाव आ गया है। काफी बदल गया। तो जी। आपने कई सारे, आप क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज से आपकी मुलाकात भी हो चुकी होगी। तो कौन सी ऐसी मुलाकात है जिसको आज आप भी चेरिश करते हैं, आज भी याद करके आपको लगता है कि वाह क्या मोमेंट था वो? देखिए बहुत सारे यादें हैं, और बहुत खुशी भी होती है, और कई बार हम भावुक भी बहुत हुए हैं। जैसे सुनील गावस्कर साहब से मुलाकात हुई, बिल्का सिंह जी से मुलाकात हुई जो आज इस दुनिया में नहीं है। विश्व कप हॉकी टीम में जिस तरह से 1975 में गोल किया था, उस टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह जी। इसके अलावा जो गोल किया था अशोक कुमार जी ने, उनसे आज हमारे लगभग पारिवारिक रिश्ते हैं। इसके अलावा हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से स्वर्ण पदक जीता, उनसे मेरी कई मुलाकात हुई। ओलंपिक्स में जाने से पहले पटियाला में मुलाकात हुई। तो ये जब भारत के लिए कोई असाधारण प्रदर्शन करते हैं, मुझे याद है जब दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम में भारत ने नेहरू फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था, तो हमें याद किए हुए अरसा हो गया था कि भारत ने ऐसी उपलब्धि कब हासिल की है। तो उनके कप्तान बाईचुंग भूटिया, उसके बाद सुनील छेत्री, और कई बार लाइव रिपोर्टिंग करते हुए इस तरह के लम्हों की हम बहुत भावुक हो गए, हमारा गला भराया, हमें रिपोर्टिंग करने में भी बहुत दिक्कत हुई। लेकिन ये सब उन खिलाड़ियों के जो व्यक्तित्व में करिश्मा था, ये उसका योगदान था। मुझे याद है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स थे, और भारत की डिस्कस थ्रोअर 3 महिलाएं थी जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो वो पल मेरे लिए बहुत ही शानदार थे। कृष्णा पूनिया जिनसे मेरी लगातार मुलाकात होती थी, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो स्वर्ण पदक जीतेंगी, और ऐसा ही हुआ। बड़ी स्क्रीन पर जब हमने देखा कि स्टेज पर खिलाड़ी और उसके बाद उसकी परछाइयाँ बड़ी स्क्रीन पर सामने नजर आ रही थी, तो गर्व से सीना फूल गया। तो ऐसे बहुत से लम्हे हैं। लिएंडर पेस से हमारी मुलाकात हुई, और पीवी सिंधु से हमारी मुलाकात हुई। मैं बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ कि लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा से जब मैं इंटरव्यू करता था, तो तमाम मीडिया के साथ मैं भी अपना माइक उनके आगे लगा देता था, तो वो प्यार से हटा देते थे कि आप तो आकाशवाणी के रेडियो के रिपोर्टर हैं, ये चैनल के रिपोर्टर हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। तो मैं कहता था कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप भाग जाएंगे। बोले कि नहीं, हम आपसे जरूर बात करके जाएंगे। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं बहुत हमको रोमांच देती हैं। इसके अलावा मुझे याद है कि विराट कोहली जब अंडर 19 टीम के
कप्तान थे, उन्होंने भारत के लिए विश्व कप जीता। विश्व कप से पहले उनसे मुलाकात की, उनसे तब से जानकारी। उन्मुख चंद जिन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, अभी हाल ही में इसी सप्ताह उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें मौके कम मिले, लेकिन फिर भी अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान रहे। और फिर मदन लाल या फिर दूसरे जो भी रेगुलर खिलाड़ी हैं, चेतेश्वर पुजारा का हमने तब इंटरव्यू करना शुरू किया जब वो टेस्ट टीम में नहीं आए थे। और बहुत सारे नाम हैं इनमें, अच्छा लगता है। अभी पीवी सिंधु, क्योंकि कोविड के कारण इंदु जी आपको मालूम ही है कि खिलाड़ी 2 साल से बिल्कुल टच में नहीं थे। तो अशोका होटल में हमारी मुलाकात हुई, तो ऐसे ही मास्क हटाकर मैंने कहा कि सिंधु जी हम आपका इंटरव्यू करते रहते हैं। कहते हैं हाँ हम आपको जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और आप भी खुद इन सभी खिलाड़ियों का इंटरव्यू करते रहते हैं। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी नए खिलाड़ी को देखते हैं परफॉर्म करते हुए, तो जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, क्योंकि आप इसी से जुड़े हुए हैं, तो ये अंदाजा हो जाता है कि शायद एक समय बाद ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत आगे तक जाएगा। तो क्या कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनको आपने शुरू में देखा और बाद में आपने सोचा वो बात सही हो गई? बहुत सारे खिलाड़ी हैं इनमें, जैसे विराट कोहली हैं, उनके बारे में बहुत चर्चा होती रही। सुनील गावस्कर तक ने कहा कि ये भविष्य के सितारे हैं। तो हमारी भी नजर गई कि आखिरकार क्या खास बात है इनमें। तो उनका टेम्परामेंट, पेशेंस, स्टाइल, उससे पता चल जाता है। और मुझे याद है कि मैं साल 1984 के करीब की बात है, आकाश चोपड़ा दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी टीम में तो थे, लेकिन एक टूर्नामेंट कवर करने गया था मैं आकाशवाणी की ओर से। शायद वो मेरा तीसरा या चौथा असाइनमेंट था। तो 1983 की बात है, या शायद उससे 2 साल पहले। तो उन्होंने एक लोकल टूर्नामेंट में शतक बनाया, और वो सोनेट क्रिकेट क्लब से खेल रहे थे। और सोनेट क्रिकेट क्लब में खेलना सभी के लिए एक सपने जैसा रहता है। तो फाइनल मैच था, उन्होंने जिस अंदाज में शतक बनाया, मैंने उस दिन उनका इंटरव्यू किया। और अपने घर जब मैं पहुंचा तो मेरे दोस्त थे जो अक्सर हम गपशप किया करते थे रात को। तो उस दिन मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बात एक नोट कर लीजिए, ये आकाश चोपड़ा एक दिन भारत के लिए जरूर खेलेंगे। तो वो खेले। इसी तरह से चेतेश्वर पुजारा के बारे में सबको पता था, लेकिन उन्हें बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उस समय राहुल द्रविड़ की जगह उन्होंने ली। तो कई बार हमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंदाजा तो लग जाता है कि इनमें पोटेंशियल है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या राष्ट्रीय टीम में वो जिनकी जगह लेना चाहते हैं वो जगह छोड़ने को तैयार हैं। क्योंकि अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखें, 21 साल तक वो एक छोर संभाले रहे। तो ना जाने ऐसे कितने खिलाड़ी थे जो शायद खेल सकते थे भारत के लिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। तो इसलिए कहा जाता है कि भाग्य का भी सहारा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी आपने देखे होंगे जिनको आपने खेलते हुए देखा और उनके लिए कमेंट्री की, ठीक, और बाद में समय के साथ वही खिलाड़ी आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं। ऐसा हुआ आपके साथ? जी हाँ, ऐसा कई बार हुआ। और हमें याद आता है कि मैं किसी जमाने में खुद डीडीसी लीग खेला करता था। हालांकि मैं, यशपाल शर्मा जी तो खैर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो भी क्रिकेट को जब छोड़ चुके थे तो वो उसके बावजूद वो दिल्ली लीग खेला करते थे। हम उनके बहुत किस्से सुना करते थे कि इस मैदान पर उन्होंने 200 रन बनाए। इत्तेफाक से टेलीविजन के लिए जो मैंने पहली लाइव कमेंट्री की वो वेटरन क्रिकेट की थी, और उस समय मेरे साथ यशपाल शर्मा जी ही थे। तो दिल्ली डीडी स्पोर्ट्स के लिए वो थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लम्हा था। इसके अलावा एक बार पाकिस्तान और भारत के वेटरन खिलाड़ियों के बीच मुकाबला था, जिसमें पाकिस्तान के सईद अनवर समेत बहुत ही महान खिलाड़ी खेल रहे थे। और भारत के लिए भी बहुत सारे बदल लाल, अशोक मल्होत्रा और दूसरे खिलाड़ी थे। वहाँ पर भी मैंने चेतन चौहान साहब के साथ कमेंट्री की। इत्तेफाक से चेतन चौहान साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। और मुझे ये भी याद आता है कि विराट कोहली जब अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे तो मैंने ESPN स्टार स्पोर्ट्स के लिए मोबाइल कमेंट्री की। तो वो उसके बाद देखिए विराट कोहली आज भारत के कप्तान है। और इसके अलावा बहुत ही मजेदार बात आपको बताता हूँ कि दिल्ली में एक बार अंडर 16 कॉमनवेल्थ क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, और उसमें मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया हिस्सा ले रही थी।
भारत की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे विराट कोहली, केवल 16 साल के खिलाड़ी। डीडी स्पोर्ट्स के लिए मैंने सभी मैचों की कमेंट्री की, फाइनल समेत, और वहां वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। कौन सोच सकता था कि ये 16 साल का लड़का आने वाले भविष्य में भारत का कप्तान होगा। लेकिन शायद कभी विराट कोहली मिले, उनसे मैं जिक्र करूं कि उस मैदान पर आप खेले थे, तो शायद उन्हें भी एक अजीब सी सुकून भरी अनुभूति हो। तो ये ऐसे लम्हे हैं, इस तरह के बहुत सारे लम्हे हैं। हॉकी की बहुत कमेंट्री की, फुटबॉल के मैचेस की कमेंट्री की, टेबल टेनिस के मैचेस की कमेंट्री की, और ये एक ऐसी विधा है कि जिसमें मुझे काफी मौका मिला। जब आपने शुरू किया तो एक समय ऐसा रहा हिंदुस्तान में, हालांकि अभी भी है, क्रिकेट के लिए क्रेज बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन सा ऐसा खेल अब है, बहुत सारे खेलों को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, पर आपको पर्सनली क्या लगता है कि अब लोगों की जो नजर है किसी भी खेल के लिए वो थोड़ी सी अब अलग हो गई है? क्रिकेट के अलावा और भी कई सारे स्टार्स हैं, कई सारे ऐसे खेल हैं जिसके लोग तवज्जो देने लगे हैं। देखिए इंदु जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी भी खेल में कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करता है और उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए पदक जीता है, तो वहां पर जरूर थोड़ी अटेंशन होती है। जैसे कुश्ती के कुछ मुकाबले हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जब होती है, तो पिछले कुछ समय से, क्योंकि सुशील कुमार ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता, उससे पहले विशंबर दत्त वगैरह ने रजत का पदक जीता, कुछ खिलाड़ियों ने कांस्य पदक भी उसके बाद जीते हैं। लेकिन फिर एक होप होती है, जैसे बजरंग पूनिया विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में नंबर 1 रैंकिंग के साथ जा रहे हैं, या विदेश फोगाट जा रही है, तो फिर जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है उनके कुछ मुकाबले लाइव आते हैं, तो वो थोड़ी देर के होते हैं। आपको पता ही है, 6-7 मिनट में कुश्ती खत्म हो जाती है, तो उतना समय निकाल पाना बिल्कुल उसी समय वो बहुत मुश्किल है। फुटबॉल के मैचों की बात की जाए तो आज हमारा स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी टूर्नामेंट के फाइनल में, जैसे सैफ फुटबॉल टूर्नामेंट है, भारतीय टीम पहुंच गई है, या वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के मैच खेल रही है, तो वो आजकल लाइव आते हैं, तो देर रात को अब भी जाकर लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर क्रिकेट के मुकाबलों की बात की जाए तो अभी भी वहां रुझान ज्यादा है, क्योंकि अगर आप 2020 मुकाबले की बात करें, जो कि क्रिकेट का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, तो उसमें भी 3.5 घंटे तो मैच होता है। और अगर 50 ओवर्स की बात करें तो आप 7 घंटे मैच है, और अगर 5 दिन के टेस्ट मैच की बात करें तो फिर तो कहना ही क्या है, और उसके बाद वो फिर रिपीट भी होते हैं। तो इस वजह से क्रिकेट, जो कि बहुत ज्यादा देर तक दिखाया जाता है, पहले मुझे याद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हॉकी मुकाबले होते थे, सीरीज होती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे। हमारे हाँ, कमेंटेटर जब ये कहते थे कि समीउल्लाह ने कह दी थी कमीउल्लाह को, कमीउल्लाह ने हसन सरदार को, हसन सरदार से गेंद छीन ली अशोक कुमार ने लंबा पास दे दिया अजीतपाल सिंह को, अजीतपाल सिंह ने असलम शेर खान को, और इसी बीच गेंद डी में पहुंची और ये लंबा हिट, लेकिन उसको गोलकीपर ने बचा लिया। तो ये वो दौर थे। लेकिन उसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई, उस तरह के मुकाबले होने बंद हो गए। अब आप ही सोचिए, आपको कितना समय हो गया इस तरह के हॉकी के मुकाबलों की कमेंट्री सुने। और फिर जब टेनिस की बात आती थी तो सानिया मिर्जा, हमें याद है कि आज से कुछ साल पूर्व मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर, या फिर दूसरे खिलाड़ियों के साथ मिलकर विंबलडन या फिर फ्रेंच ओपन, जिनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है, उन टूर्नामेंट्स के फाइनल खेल रही थी। तो बड़ी दिलचस्पी होती थी, रात रात भर जाकर हम देखते थे कि क्या होगा। लेकिन अब क्योंकि उम्र का असर है, सानिया मिर्जा की शादी हो गई, फिर बेटा भी हुआ, वो दूर हो गई, अभी ओलंपिक्स में गई तो पहले राउंड में हार भी गई। तो ये फर्क होता है कि अब देखिए कि जैसे आप पीवी सिंधु के मुकाबले वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची, वो चैंपियन भी हैं। इसके अलावा हमें याद आती हैं साइना नेहवाल, उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, तो वो फाइनल तक पहुंच रही थी, इस वजह से फिर क्रेज बढ़ा। लेकिन अब देखिए कि साइना नेहवाल पिछले 2 साल में पहले राउंड में बाहर, दूसरे राउंड में बाहर, और पीवी सिंधु का भी यही हाल रहा, तो फिर दिलचस्पी कम होनी शुरू हो गई। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें किसी की भी दिलचस्पी इसलिए कम नहीं होती क्योंकि बाकी चैनल्स पर भी क्रिकेट को लेकर बहुत चर्चा होती है, अखबारों में चर्चा होती है, उनका शेड्यूल पूरा फिक्स है। आप किसी खिलाड़ी का नाम केवल गूगल पर क्लिक कीजिए, आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा इसने कितने टेस्ट मैच खेले हैं। और फिर अगर आप फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स की बात करें तो एक एक दिन अगले 5 साल तक का तय है
तो इतनी डिसिप्लिन्ड है वो, इसी वजह से क्रिकेट पॉपुलर है। बीसीसीआई को लोग चाहे कुछ कहें, कितनी ही आलोचना करें, लेकिन बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके स्टेडियम बहुत अच्छे हैं, वो पैसा खर्च करते हैं और खिलाड़ियों को भी पैसा देते हैं। हमारे यहाँ जो दूसरी खेल फेडरेशन है वो तो खिलाड़ियों को पदक जीतने पर पैसा देते हैं, ये याद करती हैं। बाकी बेचारे क्या है, उनके लिए तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। लेकिन अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो 365 दिन चांदनी के हैं, खासकर वो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं या फिर भारत के लिए खेलते हैं, और अगर नहीं भी खेलते तो आईपीएल है, उनके लिए बहुत तरह के प्लेटफॉर्म है। मैं सिर्फ इंदु जी एक बात जोड़ना चाहूंगा कि बाकी खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी संभावना पैदा हुई थी। जैसे हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई थी, उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते थे, वो बंद हो गई। बैडमिंटन लीग थी, देखिए वो बंद हो गई, चाहे कोविड की वजह कहें या फिर फाइनेंस की बात करें। इसके अलावा टेनिस लीग भी शुरू हुई थी, जो महान खिलाड़ी विजय अमृतराज जी ने शुरू की थी, वो भी, उसका कोई हश्र अच्छा नहीं हुआ। उन लीगों में खिलाड़ी, बॉक्सिंग लीग शुरू हुई थी, उसका भी यही हाल रहा। रेसलिंग लीग, लेकिन वो कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हुई। लेकिन इंदु जी कमाल की बात है, दुनिया इधर की उधर हो गई, ऊपर भी चले गई दुनिया बहुत ज्यादा, लेकिन आईपीएल अपनी जगह से नहीं हिली। देखिए दुबई में उसका आयोजन हुआ और फिर भारत में भी कोविड के दौरान हुआ, मैच रुके, लेकिन अब फिर दुबई में शुरू होने जा रही है। तो ये बात होती है, अगर किसी खेल के प्रति कोई एसोसिएशन या फिर फेडरेशन या बोर्ड अगर इतना डेडिकेटेड है तो फिर उस खेल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे इंग्लैंड में भारत पाकिस्तान का जिक्र किया, तो अभी भी लोगों को जब भी कोई भी मैच हो इंडिया पाकिस्तान का तो एक अलग तरह का थ्रिल होता है। तो इससे जुड़ी कोई याद होगी तो बताइए उसको भी। मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ कि पाकिस्तान की टीम भारत में आई साल 1984-85 में, 5 मैचों की सीरीज थी, तो दिल्ली में भी एक मुकाबला था। अब यकीन मानिए कि भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले कोई ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई दूसरी टीम आई है तो एक्रीडिटेशन बनाने पड़ेंगे, तो बड़ी स्पेशल परमिशन और फिर गले में डाल के हमारी फोटो के साथ जब वो कार्ड बना तो अच्छा लगा। मैं दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में पहुंचा और मैं इंतजार कर रहा था समीउल्लाह साहब का। ये वो समीउल्लाह थे जिन्होंने 1982 में जब भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, उस टीम के अहम खिलाड़ी थे और बहुत ही कमाल के खिलाड़ी थे। और फाइनल मुकाबले में भारत ने 7-1 से हार खाई थी। ये वही मुकाबला था जिसके बाद भारत के गोलकीपर मीर रंजन नेगी बहुत बदनाम हुए, जिन पर फिल्म बनी चक दे इंडिया। और देखिए कि 1982 के वो जो फाइनल मुकाबला था, उससे पहले दिल्ली का नेशनल स्टेडियम रेड कारपेट, फूलों से भरा हुआ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद थी। मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों से हाथ मिलवाए गए और न जाने कितने वीआईपी। लेकिन जब हाफ टाइम तक ही पाकिस्तान ने बढ़त ले ली तो स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया। तो ये होता है दबाव, और उस दबाव को पैदा किया था हसन सरदार, कमीउल्लाह और समीउल्लाह ने। तो मेरे को आप यकीन मानेंगे कि आधा घंटा उनके साथ खड़े रहना पड़ा इस इंतजार में कि मेरी बारी आए तो मैं इंटरव्यू करूं, क्योंकि उनके साथ जो 2 अन्य पत्रकार थे वो उनसे इंटरव्यू लेने की बजाय गपशप कर रहे थे। यानी कोई बड़ा खिलाड़ी होता है तो उसके साथ खड़े होने में भी बड़ा आनंद आता है। तो जब मेरी बारी काफी देर से आई तो मैंने जब इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो बीच में हमारे एक पत्रकार, अखबार के पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने 2 सवाल छेड़ दिए। अब मेरे सवाल बिल्कुल अलग थे। अब मैंने उन्हें मौका दिया तो उन्हें मुझे देना चाहिए था, क्योंकि हम तो आकाशवाणी के लिए काम कर रहे थे ना, तो हमें तो आवाज सुनानी होती है। तो वो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं, वरना तो खिलाड़ियों से आराम से बात हो जाती है और पुराने किस्से छेड़ने में काफी आनंद आता है। और मैं आपको बताऊं कि एक बार हम किसी पार्टी में थे हॉकी के टूर्नामेंट की, तो मैं और मेरे मित्र थे, अशोक कुमार जी थे, हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी के सुपुत्र, और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम गेट पर खड़े रहे घर जाने के लिए, हम 10 बजे खड़े हुए, रात का 1 बज गया बातें करते करते, पता ही नहीं चला। तो जब किस्सा गोई शुरू होती है
तो खिलाड़ियों के साथ ऐसा ही होता है। और अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और बाकी जो हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, बड़ा मजादार किस्सा बताता हूँ मैं। अशोका होटल में अभी 3 दिन पहले मुलाकात हुई। तो हॉकी खिलाड़ी कुछ लोगों को तो मैं शक्ल से पहचानता हूँ, जैसे कप्तान मनप्रीत सिंह या फिर पी श्रीश, लंबा डील डॉल है। लेकिन इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं, चाहे वो सरदार हों और चाहे दूसरे देशों प्रदेश के खिलाड़ी हों, सब बिल्कुल दुबले पतले हैं, कोई हाइट ज्यादा नहीं है। तो पहले खिलाड़ी अपनी हाइट या फिर बॉडी ढील डॉल से भी पहचाने जाते थे। तो मुझे लगा कि इंटरव्यू लेते समय किसी खिलाड़ी का नाम गलत ना ले लूं, तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है। तो उन्होंने प्यार से बताया ये। बोले भाई साहब, हम ओलंपिक में खेले हैं, आप हमारा नाम नहीं जानते। मैंने कहा कि देखिए, मैं नाम तो जानता हूँ, 11 खिलाड़ी के नाम बता भी सकता हूँ, लेकिन आपको कितना गलत लगेगा कि अगर मैं आपका नाम लेकर पुकारूं। अब ये बात मुझे 2-3 खिलाड़ियों ने कही, तो मेरे दिमाग में सडनली ये बात घूमी कि आज से पहले क्यों नहीं हुआ। तो सडनली मुझे ये एहसास हुआ कि अब हॉकी खिलाड़ी ने क्योंकि कांस्य पदक जीता है, और जिस तरह से पीवी सिंधु या नीरज चोपड़ा को सब लोग नाम से जानते हैं, बल्कि एक खिलाड़ी ने तो एक पत्रकार को कहा भी कि मेरा नाम नीरज चोपड़ा, जब उन्होंने उनका नाम जानने की कोशिश की। तो आप देखिए कि हॉकी खिलाड़ी चाहते हैं कि उनको नाम से खिलाड़ी पहचाने, लोग पहचाने, उनको शक्ल से पहचाने। ये भूख पैदा हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर खिलाड़ी में ये जज्बा पैदा हो जाए कि मुझे मेरे नाम से लोग पहचाने, तो जाहिर सी बात है वो जान भी लगाएगा। और ये एक सरप्राइज पैकेज था मेरे लिए और बड़ा अच्छा भी लगा। पी श्रीजेश, क्योंकि मेरे पुराने मित्र हैं, तो ज्यादातर फंक्शन में जब इस तरह के होते हैं तो सब लोग उनसे बात करना चाहते हैं, तो मैं भी बहुत डरते डरते उनके पास गया। हालांकि ओलंपिक में जाने से पहले मेरी उनसे सिर्फ 2 मिनट के लिए बात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखते हैं ओलंपिक्स में क्या होता है, लेकिन कांस्य पदक जीत कर आए और बहुत शानदार प्रदर्शन किया। तो सबको लगता है कि भारत के कांस्य पदक जीतने की वजह यही है क्योंकि इन्होंने बहुत शानदार गोल कीपिंग की, गोल नहीं होने दिए। तो फॉरवर्ड लाइन को मौका मिला गोल करने का, बेफिक्र होकर खेली पूरी टीम। तो मैंने उनसे कहा कि भाई श्रीजेश, आपसे सिर्फ 2 सवाल करने हैं। तो उन्होंने छूटते ही कहा, पूछना भाई। तो ये अच्छा लगा कि उन्होंने पुराने संबंधों का मद्देनजर रखते हुए तपाक से कहा। तो इस तरह के अनुभव। वेरी नाइस। आदिश जी, आपके पास तो मतलब खेल से जुड़े हुए इतने किस्से होंगे कि शायद मैं भी अगर गप खा के बैठ जाऊं तो रात बीत जाएगी। तो इस वादे के साथ कि हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से आपसे खेल का हाल आदेश गुप्त के साथ जरूर जानेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सच में। जी इंदु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। नहीं, आप इसी तरह बस जुड़े रहिए और दूसरे बच्चों को इंस्पायर करते रहिए कि देखिए, खेलों की दुनिया में भी अपना एक अलग तरह का आपने नाम कमाया, जो बहुत बड़ी बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी दुआ है, मेहरबानी है। थैंक यू सर। थैंक यू।